जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। भैया वहाँ खड़ा था, उसकी आंखों में वही जानी पहचानी आग, हाथ में एक छोटा सा बैग। रात के 10 बज चुके थे। पति कोलकाता से कल सुबह लौटेगा। आज सारी रात मैं तुझे अपना बनाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक बार के लिए, आखिरी बार। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन नहीं हट पाई। जैसे ही उसके होंठ मेरी गर्दन को छुए, मेरा शरीर कांप उठा। पुरानी सारी यादें जैसे फिर से जीवंत हो उठीं। वही 8 साल की उम्र की लड़की, जिसने भैया के स्पर्श से पहली बार अपने शरीर को जाना था। मैंने फुसफुसाकर कहा, लेकिन मेरी आवाज मुझे मेरी अपनी नहीं लगी। मेरा नाम रिया है, उम्र 32 साल। 4 साल पहले अमित से मेरी शादी हुई। सब कहते हैं कि हमारा सुखी संसार है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैंने ये शादी क्यों की थी। कोई नहीं जानता उस अंधेरे अतीत को, जिससे भागकर मैं दूसरे शहर में बची थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स, लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना मुझे अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि मैं खुद जानती हूँ, जब कोई अपनी बात कहने के लिए किसी को न पाए तो कैसा लगता है। अमित बहुत अच्छा इंसान है, मुझ पर जरा भी शक नहीं करता, आंख बंद करके भरोसा करता है। शायद इसलिए मैंने उससे शादी की थी। उसके सामने मुझे सुरक्षित महसूस होता था। लेकिन सुरक्षा और प्यार, क्या ये दोनों एक ही चीज है? हमारा छोटा सा फ्लैट दुर्गापुर शहर के एक शांत इलाके में है। सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, अमित का टिफिन पैक करती हूँ, शाम को लौटकर खाना बनाती हूँ, रात को टीवी देखते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, एक रस, लेकिन सुरक्षित। लेकिन मन के भीतर एक भूख थी, एक प्यास, जो अमित के प्यार से नहीं मिटती थी, जो उसके नरम स्पर्श, उसके सभ्य चुंबनों से नहीं मिटती थी। मैं जानती थी इस भूख का नाम क्या है, लेकिन मानना नहीं चाहती थी। उस दिन गुरुवार था। ऑफिस से घर 7 बजे लौटी, बैग सोफे पर रखकर फ्रिज से पानी पी रही थी। तभी फोन बजा। रिया। उस आवाज को सुनते ही मेरा हाथ कांप उठा। ग्लास फर्श पर गिर गया, कांच के टुकड़े बिखर गए। भैया, मैंने फुसफुसाकर कहा, इतने सालों बाद कैसी है? उसकी आवाज में वही पुरानी मधुरता थी, जो कभी मुझे पागल कर देती थी। मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज सूख गई थी। शादी कर ली, सुना है। पति कैसा है? बहुत बहुत अच्छा, मैंने कहा, लेकिन मेरा मन कहीं और था। उस 8 साल की रिया के पास, जो भैया के लिए पागल हो गई थी। तू तो जानती है, मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। मैंने फोन काट दिया, हाथ कांप रहे थे। कांच के टुकड़े समेटते वक्त मेरी आंखों में पानी आ गया। क्यों अब भी उसकी आवाज इस तरह असर करती है? उस रात जब अमित घर लौटा, मैंने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर, जब अमित गहरी नींद में था, मैं छत की ओर ताकती रही। भैया की बातें बार बार कानों में गूंज रही थी। अगले दिन से मैसेज की बाढ़ शुरू हो गई। दिन में कम से कम 10 बार, रात में और ज्यादा। तू जानती है मैं तेरे लिए कैसा था। तुझ पर चेहरा रखने की बात याद है? उस बरसात की रात, छत पर। आज भी तेरे बारे में सोचकर रात को नींद नहीं आती। मैं मैसेज पढ़ती, फिर डिलीट कर देती, लेकिन डिलीट करने से मन से वो मिटते नहीं थे। हर शब्द, हर वाक्य जैसे मेरे शरीर में आग लगा देता। एक दिन ऑफिस में बैठी थी, तभी भैया का एक ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन में बस लिखा था, तेरे लिए। ईमेल खोला तो हमारी पुरानी तस्वीर थी। 8 साल की उम्र की रिया भैया की गोद में बैठकर हंस रही थी। मुझे वो दिन याद आ गया। हमारे घर में कोई नहीं था। भैया मुझसे मिलने आया था। तब हम चोरी छिपे मिलते थे। तस्वीर देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। वो मासूम हंसी, वो चमकती आंखें, कहाँ खो गई? उस शाम घर लौटकर मैंने अमित से कहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अमित ने चिंतित होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा, तुम आराम करो। वो वैसे ही अच्छा है, कभी सवाल नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन उसकी यही अच्छाई मेरे मन में और ज्यादा अपराध बोध लाती थी। रात को अकेले लेटी थी। अमित अभी तक नहीं लौटा था। फोन बजा। मैं जानती थी कौन है। हेलो, तूने तस्वीर देखी?
भैया की आवाज में एक उत्तेजना थी। हाँ देखी, मेरी आवाज कांप रही थी। उस दिन की याद है? तेरे बालों में हाथ फेरा था, तूने कहा था तुझे अच्छा लग रहा है। भैया प्लीज, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अब दूसरी जिंदगी में हूँ। लेकिन तेरा शरीर, तेरा मन, वो भी क्या दूसरी जिंदगी में है? उसकी आवाज में एक जोर था। मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो सच बोल रहा था। मेरा शरीर, मेरा मन, सब जैसे अब भी उस 8 साल की उम्र में अटका हुआ था। तू जानती है, मैंने कभी शादी नहीं की, नहीं कर सका, क्योंकि तेरे जैसा कोई और नहीं मिला। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। ये बातें मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन सुन ली। हमारा रिश्ता गलत था, मैंने कष्ट से कहा। गलत? क्यों गलत? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम मेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त थे, मुझसे 15 साल बड़े। ये सब कुछ नहीं रिया, प्यार का कोई उम्र नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैंने फोन काट दिया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उस रात जब अमित लौटा, उसने देखा मैं रो रही थी। क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला। ये झूठ बोलते वक्त मुझे लगा कि मैं अमित के साथ धोखा कर रही हूँ। अगले हफ्ते अमित कोलकाता गया, काम के सिलसिले में 3 दिन का ट्रिप। मैं अकेली थी। उस रात भैया ने फोन किया, तेरा पति घर पर नहीं है ना? मेरी आवाज सूख गई। तुम्हें कैसे पता? मैं तेरा बहुत कुछ जानता हूँ। रिया, तू किस ऑफिस में काम करती है? कब घर लौटती है? किस दुकान से खरीदारी करती है? मेरा शरीर कांपने लगा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पीछा नहीं, देखभाल। मैं पिछले महीने से तेरे शहर में हूँ। रिया, मुझे लगा मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्यों आए? तेरे लिए, तुझे लेने। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा यहाँ संसार है, पति है। तेरा पति तुझे मेरी तरह प्यार कर सकता है? तेरे शरीर के हर हिस्से को मेरी तरह जान सकता है? मैं चुप रही, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे पता था। मैं आज रात तेरे पास आऊंगा। नहीं, मैंने चीख कर कहा। तू दरवाजा खोले या न खोले, मैं घुसूंगा। फोन कट गया। उस रात मैंने दरवाजे पर 2 ताले लगाए, खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन मन का दरवाजा बंद नहीं कर पाई। रात 12 बजे दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। रिया, दरवाजा खोल। मैंने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। मैं जानती थी वो ऐसा कर सकता है, उसमें वो ताकत थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। भैया मेरे शहर में ही रुक गया। उसने एक होटल में कमरा लिया। हर दिन फोन करता, मैसेज भेजता, कभी कभी ऑफिस के सामने खड़ा रहता। अमित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं पागल हो रही थी। उस रात क्या हुआ था, ये सोचते ही मेरा शरीर बुखार में जलने लगता। भैया बस मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे छुआ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मैं समझ गई कि वो मेरे मन की हालत जानता है। तू अब भी मुझसे प्यार करती है, उसने कहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो सच था, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। आखिरकार मैंने कहा, क्यों? अपने पति के लिए? नहीं, अपने लिए। मैं अब वो 8 साल की लड़की नहीं हूँ। तू वही लड़की है, बस खुद को छिपा रही है। उसके बाद हर हफ्ते एक बार हमारी मुलाकात होने लगी, एक कॉफी शॉप में। मैं जानती थी ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रही थी। भैया कहता, तू बदल गई है, पहले इतना नहीं सोचती थी। पहले मैं छोटी थी, अब समझती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत। प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। पहले हमारा रिश्ता प्यार नहीं था, वो मैं नहीं जानती क्या था। तो फिर अब भी मेरे साथ क्यों मिलती है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। एक दिन अमित ने कहा, रिया, तुम किसी परेशानी में हो? आजकल बहुत चिंतित लगती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, कितना निष्कपट, कितना सरल। मुझे लगा कि मैं हर दिन उसके साथ अन्याय कर रही हूँ। कुछ नहीं, मैंने फिर झूठ बोला। अगर तुम चाहो तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं, सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग। हाँ, जाएंगे। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उस रात बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तरफ पति जो मुझसे प्यार करता है, दूसरी तरफ भैया
जिसके लिए मेरा शरीर अब भी कांपता है। मैं जानती थी कि ये सब ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन इसे कैसे रोकूं? अगले दिन ऑफिस में भैया का एक मैसेज आया, आज शाम को मिलेंगे मेरे होटल में। मैंने जवाब नहीं दिया और नहीं कर पाऊंगी, मैंने मन में कहा। लेकिन शाम को मैंने खुद को उस होटल के सामने खड़ा पाया। होटल के कमरे में घुसते ही भैया ने दरवाजा बंद कर दिया। जानता था तू आएगी। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। बैठ, उसने कहा। मैं बिस्तर के पास की कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। तू क्यों आई? पता नहीं, मैंने सच कहा। पता है, लेकिन मानना नहीं चाहती। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा। मेरा शरीर कांप उठा। देख, अब भी वैसे ही कांपता है। मैं खड़ी हो गई। मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ जाएगी? अपने पति के पास? क्या वो तुझे इस तरह छू सकता है? मैं जानती थी कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। उसने मेरा नाम इस तरह पुकारा जैसे 4 साल पहले पुकारा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं भूल पाया। मैं भी नहीं भूल पाई। मैंने आखिरकार स्वीकार किया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से। मैंने वाक्य पूरा नहीं किया। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। क्योंकि मेरी एक जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी में तुम खुश नहीं हो, रिया, उसने कहा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सच था। उस दिन के बाद मैंने भैया से मुलाकात नहीं की, ना उनके फोन उठाए, ना मैसेज का जवाब दिया। लेकिन अमित के साथ भी मैं सामान्य नहीं रह पा रही थी। जब वो मुझे छूता, मुझे भैया याद आता। जब वो मुझे चूमता, लगता जैसे किसी और के होंठ है। एक सुबह अमित ने कहा, रिया, हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। इतनी खूबसूरत सुबह, इतना साधारण पल, लेकिन मुझे लगा मैं इस सुख के लायक नहीं हूँ। क्यों? हमारी शादी को 4 साल हो गए। मैंने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द दिखा। उस दिन ऑफिस में थी, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो रिया, मैं तेरा दादा बोल रहा हूँ। मेरा हाथ कांपने लगा। 4 साल में दादा से एक बार भी बात नहीं हुई थी। दादा, तू ठीक है? सुना है तेरी शादी हो गई। हाँ, ठीक हूँ। रिया, एक बात थी। मेरा दिल धड़कने लगा। सुमन तेरे शहर गया था। उसने बताया कि उसने तुझसे मुलाकात की। सुमन, भैया का असली नाम। रिया, तू समझदार है। तू जानती है कि सुमन के साथ जो हुआ वो गलत था। तू अब शादीशुदा है, तेरा अपना संसार है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। सुमन फिर से तेरी जिंदगी में घुसना चाहता है। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहा। मैं समझ गई कि दादा सब जानता है। उसके साथ कोई रिश्ता मत रखना। तेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसे दुख मत देना। फोन कट गया। उस शाम घर लौटी तो अमित चिंतित दिखा। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज ऑफिस में कोई आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। कैसा आदमी? बुजुर्ग, लंबा। कह रहा था तुम्हारा पारिवारिक दोस्त है। तुम्हारा घर का पता मांगा। मैंने नहीं दिया। कहा, पहले तुमसे पूछना होगा। मैं समझ गई। भैया ने सारी हदें पार कर दी। उस रात भैया का फोन आया। तुम मुझे क्यों टाल रही है? तुम मेरे पति के ऑफिस क्यों गए? मैं गुस्से से कांप रही थी। तेरे साथ बात करने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा था, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तू नहीं कर सकती। उस दिन होटल में तेरी आंखें देखी थी। तू अब भी मुझे चाहती है। मैंने फोन काट दिया, लेकिन वो सच बोल रहा था। मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर वो रात आई। अमित कोलकाता में था, मैं अकेली थी। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं जानती थी कौन है। इस बार भागने का रास्ता नहीं था। दरवाजा खोला। भैया अंदर घुस आए। उनकी आंखों में वही आग थी, हाथ में एक छोटा बैग। आज पूरी रात तुझे मेरा बनाकर रखूंगा, एक बार के लिए, आखिरी बार। मैं हटी नहीं, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मेरी गर्दन पर लगे, मेरा शरीर कांप उठा। 4 साल पहले का वो एहसास लौट आया। तू जानती है, तू मुझसे भाग नहीं सकती, उसने फुसफुसाया। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे जम गए। मैं नहीं कर सकती, मैंने रोते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकती?
तू तो मुझसे प्यार करती है। हाँ, प्यार करती हूँ, लेकिन ये गलत है। क्या गलत? हमारा प्यार या तेरी ये शादी? मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। रिया, एक बार, बस एक बार, फिर मैं तेरी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें 4 साल का दर्द, 4 साल की तड़प दिखी। तू सचमुच चला जाएगा? मैंने पूछा। हाँ, मैं जानती थी ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन मैं और नहीं से पा रही थी। मेरा शरीर, मेरा मन, सब जैसे उसके लिए रो रहा था। मैंने उसके सीने में मुंह छिपा लिया। अगले दिन सुबह नींद टूटी, सूरज की रोशनी, बिस्तर पर मैं अकेली थी। भैया जा चुका था। मैं उठकर बैठ गई। सब कुछ साफ याद है। मैंने क्या किया? टेबल पर एक चिट्ठी थी। रिया, जैसा तू चाहती थी, मैं जा रहा हूँ। फिर कभी तेरी जिंदगी में नहीं लौटूंगा, लेकिन ये जान ले, इस जिंदगी में तुझसे ज्यादा किसी को इस तरह प्यार नहीं कर पाऊंगा। तेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसे खुश रखना। सुमन। मैंने चिट्ठी फाड़ दी। फिर बाथरूम गई। आईने में खुद को देखा, गर्दन और कंधे पर कुछ निशान। मैं जानती थी ये कुछ दिनों में मिट जाएंगे, लेकिन मन के निशान? मैं शॉवर के नीचे खड़ी होकर रोने लगी। शाम को अमित लौटा। 3 दिन कैसे कटे? उसने पूछा। अच्छे, मैंने झूठ बोला। उसने मुझे गले लगाया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाई। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए अमित ने कहा, रिया, तुम कुछ अननीसी लग रही हो। कुछ नहीं, मैंने फिर झूठ बोला। तुम चाहो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। अमित ने मेरे माथे पर चूम कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लगा जैसे मेरे सीने में चाकू घुस गया। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने कहा लगभग 3 हफ्ते का होगा। मैंने हिसाब लगाया। 3 हफ्ते पहले वो रात घर लौटकर बाथरूम में जाकर उल्टी कर दी। सिर्फ शारीरिक कारण से नहीं, मानसिक कारण से भी। ये बच्चा किसका है, अमित का या भैया का? मुझे नहीं पता था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा थी। शाम को अमित ने मुझे रोते देखा। क्या हुआ रिया? मैं गर्भवती हूँ, मैंने मुश्किल से कहा। अमित के चेहरे पर जो खुशी की हंसी उभरी, उसे देखकर मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खराब इंसान हूँ। सचमुच हम माता पिता बनने वाले हैं। उसने मुझे गले लगाया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। इतना क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है। मुझे डर लग रहा है। मैंने सच बोला। किस बात का डर? मैं तो हूँ। हाँ, वो है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये बच्चा शायद उसका नहीं है। अब मेरा बच्चा 6 महीने का है, एक बेटा। अमित उसके लिए पागल है। रात जागकर उसकी देखभाल करता है, खिलाता है, सुलाता है। लेकिन मैं हर दिन उसके चेहरे को देखती हूँ, ये ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि वो किसके जैसा है। कभी लगता है अमित जैसा, कभी लगता है किसी और जैसा। आज रात अमित ने कहा, हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने सोचा है अर्नव, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने कहा, तुम खुश नहीं हो रिया? माँ बनकर भी तुम्हें खुशी नहीं मिल रही? मैंने उसकी तरफ देखा। इतना सादा, इतना अच्छा इंसान, और मैं खुश हूँ। मैंने झूठ बोला, लेकिन सच ये है कि मैं हर दिन मर रही हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि इस बच्चे का असली बाप कौन है, और इससे भी डरावनी बात ये कि मुझे अब तक नहीं पता कि मैं भैया को भूल पाई हूँ या नहीं। पिछले हफ्ते एक अनजान नंबर से मैसेज आया, बच्चा कैसा है? मुझे पता है ये भैया का मैसेज था। मैंने जवाब नहीं दिया। आज रात बच्चे को गोद में लिए बैठी हूँ। अमित सो गया है। बच्चा मेरी तरफ देखकर हंस रहा है। मैं उसकी आंखों में देखकर सोच रही हूँ, तू किसका बच्चा है? और मैं इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढूं? अचानक फोन बजा। रात के 2 बजे। मैंने देखा, वही अनजान नंबर। मेरा हाथ कांप रहा है। मुझे पता है अगर ये फोन उठाया तो सब फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पता कि ना उठाने से मेरा मन शांति पाएगा या नहीं। बच्चा अब भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा है, जैसे उसे पता हो कि उसकी माँ किस दुविधा में है। फोन की रिंग बजती जा रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ।